नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं आईजीएल के बारे में, यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में। आज ये 6% हमें नीचे दिखा था। मार्केट में फिर भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी थी, लेकिन आईजीएल इतना ज़्यादा नीचे क्यों दिखा था, क्यों इतना ज़्यादा टूट गया था शेयर, उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ इसके बारे में भी बात करेंगे क्या ये सही समय है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का या नहीं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए बात करते हैं आईजीएल के बारे में। तो आप देख सकते हैं मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल पर लेकर आया हूं, जहां पर न्यूज है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अंडर प्रेशर, एमजीएल आईजीएल डिक्लाइन अप टू 5%। तो यहां पर हमें पता चलता है सिर्फ आईजीएल में ही गिरावट देखने को नहीं मिली, लेकिन इस सेक्टर पे ही एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है। वो इम्पैक्ट क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड यानी कि पीएनजीआरबी ने कहा है कि वो सीजीडी एरियाज यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज में कंपटीशन को अलाउ करने वाले हैं, वो भी सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंतर्गत। और इसी के कारण हमें आईजीएल एमजीएल में गिरावट देखने को मिली है। आपको पता ही होगा आईजीएल दिल्ली में ऑपरेट करती है, तो वहां पर उसकी मोनोपोली पर खतरा बढ़ सकता है और इसी के कारण हमें शेयर्स में गिरावट देखने को मिली है। और साथ ही साथ दूसरा रीजन ये भी है कि दिल्ली में लॉकडाउन किया गया था, नेशन वाइड लॉकडाउन किया गया था, और उसके कारण भी आईजीएल पर बुरा इंपैक्ट पड़ा है। वॉल्यूम्स कम होने वाली है ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और उसी के कारण हमें अच्छी खासी गिरावट आईजीएल में काफी दिनों से बनती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं आईजीएल के वैल्यूएशन के बारे में। तो आप देख सकते हैं आईजीएल एक लार्ज कैप कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा की मार्केट कैप है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 415 रुपीज़ का, जो कि है 5.84% नीचे, तकरीबन 6% की यहाँ पर हमें आज गिरावट देखने को मिली है। अगर 1 वीक के रिटर्न्स के बारे में बात करें तो हमें फ्लैट रिटर्न्स दिखाई देंगे, और अगर बात करें इसके 1 मंथ के रिटर्न्स के बारे में तो 11% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसके जो Q4 के रिजल्ट्स आए थे काफ़ी अच्छे आए थे। अगर आपने Q4 के रिजल्ट्स नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे एक लिंक आ रही होगी, उसे क्लिक कीजिए और आप वो वीडियो देख सकते हैं, जहां पर हमें पता चलेगा कि अच्छे रिजल्ट्स आए थे, उसके बावजूद यहां पर गिरावट हो रही है। और क्यों हो रही है उसके भी रीजन मैंने उस वीडियो में बताए हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो तगड़े रिटर्न्स हैं, 48.55% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं, जो कि एक अच्छी बात है। 5 ईयर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे धमाकेदार रिटर्न्स इसने बना कर दिए हैं, 389% के पॉजिटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। अब बात कर लेते हैं की मेट्रिक्स के बारे में। तो आप देख पाएंगे पी रेशियो है 24.73, सेक्टर का पी है 12.26। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर ड्यूअल वैल्यूएशन दिखाई देता है, डबल वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है, ज़्यादा महंगा पी रेशियो यहाँ पर दिखाई देता है। प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो है 7.15, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक है 1.26। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। ये तो कुछ समय पहले जब ये स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा था तो 9 या 10 के आसपास पहुंच चुका था। इसके Q4 के रिजल्ट्स अच्छे आए थे, उसके बावजूद स्टॉक में गिरावट हो रही थी, और उस समय मैंने आपको अवॉइड करने को कहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो क्या ये सही समय है? अभी तो एक्सपेंसिव नीचे हो रहा है, वैल्यूएशन नीचे आता जा रहा है, तो क्या अभी इसमें पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं, उसके बारे में चार्ट्स पर बात कंटिन्यू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट क्रैश से पहले स्टॉक 525 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली थी। 300 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और अच्छी रिकवरी भी दिखाई थी, ऑलमोस्ट 500 के आसपास ये पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पर गिरावट कंटिन्यू रहती हुई दिखाई दे रही है। आप देख पाएंगे कि अपने 200 डेज के ईएमए को भी आज इसने तोड़ दिया है, जो कि रेड लाइन है वो कैलकुलेट होकर आता है 423 का लेवल। आप देख पाएंगे कुछ शॉर्ट टर्म से ये एक ही लेवल पे ट्रेड कर रहा था, एक ही जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन वो जोन टूट गया है और स्टॉक नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके इंडिकेटर्स के बारे में। मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 22.34। तो यहाँ पर ओवरसोल्ड कैटेगरी ऑलरेडी एंटर हो चुकी है। अगर ये 20 के नीचे भी चला जाता है तो हमें यहाँ पर हाईली ओवरसोल्ड कैटेगरी देखने को भी मिल सकती है। अगर बात करें इसके आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 31.64। तेजी से आरएसआई का नंबर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि साफ साफ वीकनेस को ही दर्शा रहा है। अगर ये 30 के नीचे जाता है तो हमें यहाँ पर भी ओवरसोल्ड कैटेगरी दिखाई दे सकती है। एमएससीडी की बात करें तो हम यहाँ पर ऑफकोर्स एमएससीडी में हमें बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। काफ़ी समय पहले ही यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिल चुका था और उसके बाद अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे कि बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक हमें नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा
रहा है और आज की जो कैंडल बनी है वो इसके लोअर बैंड के भी नीचे बनी है। लोअर बैंड जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 420 का लेवल और जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो 415 के आसपास है। अगर बात करें इसकी मीडियन के बारे में तो वो है 452 का लेवल और अगर बात करें अपर बैंड के बारे में तो वो है 484 का लेवल। अब बात कर लेते हैं इसके पिवट पॉइंट्स के बारे में। तो पिवट लेवल जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 463 का लेवल, उससे ये काफ़ी नीचे आ चुका है। सपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले 407 का सपोर्ट्स दिखाई दे रहा है, जिसके आसपास ही इसकी क्लोजिंग हुई है, ज़्यादा ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है। अगर बात करें रेजिस्टेंस के बारे में तो 498 का यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। हालांकि इसे पहले ऊपर जाने की शुरुआत करनी पड़ेगी और सबसे पहले पिवट पॉइंट को क्रॉस करना पड़ेगा। नीचे एक और सपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि कैलकुलेट होकर आता है 372 का लेवल। अब बात कर लेते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम चार्ट पर हमें धमाकेदार मूवमेंट बना कर दी है। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स ओवर द ईयर्स इसने हमें बना कर दिए हैं। कभी भी ज़्यादा डीप करेक्शन इसमें हमें देखने को नहीं मिला है। जब भी करेक्शन होता है तो 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास ये सपोर्ट ले लेता है और वापस तेज़ी कंटिन्यू भी देखने को मिलती है। आप देख पाएंगे कि इस बार कुछ ज़्यादा ही गिरावट हो गई थी। ये अपने 50 मंथ्स के ईएमए जो कि ग्रीन लाइन उसके आसपास आ चुका था, 300 के आसपास इसने सपोर्ट लिया और वापस तेज़ी से रिकवरी भी दिखाई थी। लेकिन फिलहाल स्टॉक नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें 20 मंथ्स के ईएमए को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने काफ़ी बार उसी लेवल पर सपोर्ट लिया है और वो लेवल बनकर आता है 386 का लेवल। अब बात कर लेते हैं इसमें पोजीशंस के बारे में कि अगर हमें इसमें पोजीशन बनानी भी है तो कौन से लेवल्स पर बनानी चाहिए। तो हमने न्यूज़ में देखा कि आईजीएल के सामने कंपटीशन आने वाला है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के सामने अलग अलग कंपनीज मार्केट में आने वाली है। आईजीएल की मोनोपोली खतरे में आ सकती है। तो क्या इस रीज़न की वजह से आईजीएल से एग्जिट कर देना चाहिए या फिर फ्रेश पोजीशन बनाने से बचना चाहिए? तो इस सवाल का जवाब मेरे हिसाब से तो ना ही रहेगा, क्योंकि पहले भी आईजीएल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक था और अभी भी आईजीएल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक ही है। तो यहाँ पर आप बने रह सकते हैं, भले ही आपने ऊपर पोजीशन बना रखी है, आप अभी लॉस में चल रहे हैं, फिर भी मेरा मानना है यहाँ पर आपको बने रहना चाहिए। स्टॉक अच्छा है, स्टॉक के फंडामेंटल्स में कोई भी बुराई नहीं है, वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो यहाँ पर एग्जिट करने का कोई भी रीज़न दिखाई नहीं देता है। बल्कि मैं ये भी कहना चाहूँगा नीचे के प्राइस पर आप इसमें क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपने इसमें नीचे पोजीशन बना रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो इसे प्लीज़ कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो वीडियो के माध्यम से मैंने कई बार बताने की कोशिश की थी कि 500 का लेवल इसके लिए बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है। तो वहाँ पर अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है तो ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, तो आपको टेक्निकल बाउंस बैक का इंतजार करना चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं, अगर बाइंग करनी है, फ्रेश बाय करना है तो कौन से लेवल्स पर करना चाहिए। तो आज ही मैंने मार्केट आवर्स में टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दिया था कि 400 से 420 का जो जोन है वहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो मैंने 400 से 420 का जोन क्यों कहा है, क्योंकि हमने देखा 200 डेज का ईएमए इसी के आसपास है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि पिवट पॉइंट्स पर जो सपोर्ट बनकर आता था वो भी 405 के आसपास था। बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के भी नीचे निकल चुका है। तो यहां पर कम से कम एक टेक्निकल बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। तो यहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वो लेवल्स भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो 380 के आसपास स्टॉक अगर आपको मिलता है तो वहां पर तो बाइंग इनिशिएट करनी ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हमने देखा 20 मंथ्स का ईएमए जो बनकर आता था वो भी 386 के आसपास था। तो यहां पर आप थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा एक साथ सारी बाइंग मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके बाइंग कीजिए, एक साथ सारे पैसे मत लगाइए। अगर आपको 100 शेयर्स इसके एक्यूमुलेट करने की इच्छा रखते हैं आप, तो इसमें 20-20 शेयर्स करके 5 बार इसमें शेयर्स लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। एक साथ सारा इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करना चाहिए, ऐसी मेरी राय रहेगी। बाकी डिसीजन आपका है, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है तो कौन से लेवल पर करना है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।